माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो आपके बोर्ड में लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। बेटा, इन क्वेश्चनों को अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चनों को इस वीडियो में लाया हूँ। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बेटा वो इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, बोला गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। बोला जा रहा है कि ये जो सर्किट दिया है बेटा इसमें आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेटा लेट कर लेते हैं बेटा कि ये हमारा C1 है कैपेसिटेंस, ये C2 है, ये आपका C3 है, ये C4 है, ये बेटा C5 है, C6 है, C7 है, C8 है और C9 है। तो देखिए जब हम निकालेंगे बेटा तो इन फिगर, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इन फिगर C3, C4 and C5 join are in series, then equivalent capacitance are C, therefore। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, यहाँ से जब हमने इस फिगर को देखा तो हमको ये पता चला कि C3, C4 और C5 जो है बेटा सीरीज में है। तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया कि C3, C4 और C5 की बात करते हैं तो ये किस में बेटा सीरीज में है, और हमने ये लेट कर लिया है कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो C है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा इन केस ऑफ सीरीज, वो होता है 1/C इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/ बेटा C5। ठीक, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए C3, C4 और C5 की। पुट द वैल्यू ऑफ C3, C4 एंड C5। अब यहाँ पे हमको बेटा वैल्यू पुट करना है C3, C4 एंड C5 की। तो देखिए C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, C4 की वैल्यू भी है बेटा 3 माइक्रोफैरड और C5 की वैल्यू भी है 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे बेटा तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बेटा। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 1/C इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा बेटा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये बनेगा। तो 1/C इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3/3। तो C इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो C इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 माइक्रोफैरड। आपके पास ये फाइंड हो गया कि C जो होगा वो आपके पास 1 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन होगा, इसके आगे आप समझना ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें बेटा तो हमको ये पता चल गया है कि अगर हम C3, C4 और C5 इन तीनों कैपेसिटेंस को हटा के यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगाएं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा, उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी 1 माइक्रोफैरड। तो अब हम नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। तो देखिए नया स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया बेटा पॉइंट ए से हमारा C1 जुड़ गया बेटा, C1 से हमारा C2 जुड़ गया और C6 जुड़ गया बेटा, ये B पॉइंट है, ये हो गया। आपका नया जो ड्रॉ होगा वो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। तो अब देखिए यहाँ से बेटा अगर हम वैल्यू रखें तो ये हमारा बेटा C1 है, ये हमारा C9 है, ये हमारा C8 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C6 है और ये हमारा C7 है, और ये जो है बेटा C3, C4 और C5 का
इक्विवेलेंट है जिसका नाम है सी बेटा, तो इसको नाम दे देते हैं सी। अगर हम वैल्यू रखें तो सी की वैल्यू है बेटा 1 माइक्रोफैरड और C6 की वैल्यू है बेटा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फिर हम यहाँ से अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हमको पता चलेगा C और C6 जो है बेटा ये ज्वाइन है पैरेलल। कैसे ज्वाइन है बेटा? पैरेलल। तो हम फिर लिखेंगे इन फिगर C and C6 join are in parallel, then equivalent capacitance are C dash therefore। तो अब हमने देखिए जब फिगर को देखा तो हमको ये पता चला बेटा कि जो C है और C6 है ये हमारे बेटा किस में ज्वाइन है बेटा? पैरेलल में ज्वाइन है। तो अब हमने मान लिया कि जो C और C6 है पैरेलल ज्वाइन है और जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C डैश है। तो देयरफॉर बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल फार्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो भी आपके कैपेसिटेंस उसको डायरेक्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं C और C6 की। तो पुट द वैल्यू ऑफ C एंड C6। अब यहाँ पे वैल्यू बेटा C और C6 की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर हम बेटा यहाँ पे C की वैल्यू रखते हैं तो C हमारे पास है 1 माइक्रोफैरड और C6 है 2 माइक्रोफैरड। तो जब रखेंगे तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा, C की जगह आ जाएगा बेटा 1 और C6 की जगह आ गया 2। तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा बेटा? C डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। तो देखिए अब आगे ये हो गया। अब हम नया स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें बेटा तो हमको ये पता चल गया कि C और C6 इन दोनों कैपेसिटर को हटा करके हम इसके जगह एक कैपेसिटर को लगा सकते हैं जिसका नाम होगा C डैश और जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा? 3 माइक्रोफैरड होगी। कितनी होगी? 3 माइक्रोफैरड होगी। तो देखिए जब हम उसको लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? तो हमारा जो नया स्ट्रक्चर होगा उसको देखिए वो कैसा बनेगा बेटा। यहाँ पे आपका A हो गया, A के बाद हमारा C1 हो गया, C1 के बाद हमारा बेटा C2 हो गया, C2 के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट वाला हो गया, यहाँ पे हमारा B हो गया, यहाँ पे हमारा बेटा ये हो गया, ये हो गया और ये हमारा आ गया C8। ठीक, अगर यहाँ कैपेसिटेंस के नेम लिखा जाए बेटा तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C8 है, ये C9 है और बेटा ये आपका C7 है और ये आपका C डैश है। तो अगर हम वैल्यू रखें तो C डैश जो है हमारा वो कितना आया बेटा? C डैश आया 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 3 माइक्रोफैरड। और अगर हम बात करें बेटा C2 और C7 की तो देखिए बेटा C2 जो है वो हमारा कितना है बेटा? 3 माइक्रोफैरड और C7 भी कितना है? 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे रखेंगे बेटा C2 की वैल्यू रख देते हैं 3 माइक्रोफैरड और C7 भी कितना है? 3 माइक्रोफैरड है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई तो अब आगे देखिए। अब जब आप इस फिगर को आप फिर से सही से देखेंगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि C2 और C डैश C7, C2 C डैश C7 ये भी आपके ज्वाइन है किसमें बेटा? इन सीरीज में है। किसमें बेटा? सीरीज में है। तो देखिए इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो इन फिगर C2 C dash and C7 join are in सीरीज। किसमें ज्वाइन है बेटा? ये सीरीज में ज्वाइन है। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आर
सी डबल डैश देयरफॉर। देखिए अब हमने ये देखा बेटा जब इस फिगर को, तो हमको ये पता चला C2 C डैश और C7 जो है वो सीरीज में है। किसमें बेटा? सीरीज में है। और हमने ये मान लिया कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C डबल डैश है। तो अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है बेटा 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू जितने भी कैपेसिटर हैं उन सबको बेटा 1 का रेशियो लेके ऐड कर देना है 1/C7। ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं बेटा? वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ C2 C डैश एंड C7 तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो C2 कितना है बेटा? 3 माइक्रोफैरड है। C डैश कितना है? 3 माइक्रोफैरड है। और C7 कितना है? वो भी आपका 3 माइक्रोफैरड है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो 1/C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो बेटा आ जाएगा 3, तो ऊपर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल टू बेटा 3/3। कितना आ जाएगा? 3/3 आ जाएगा। अब देखिए आगे इसको, यहाँ तक हो गया बेटा 3/3। अब इसको जब आगे आप प्रोसीड करेंगे बेटा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1C डबल डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। तो C डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइक्रोफैरड यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा हमारे पास, 1 माइक्रोफैरड। अब अगर हम स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करें तो हमको ये पता चल गया बेटा C2 C डैश और C7 इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके इसकी जगह हम एक कैपेसिटर C डबल डैश लगाएंगे जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? 1 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। तो देखिए जब नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, वो हमारा बनेगा बेटा, ये हमारे पास A है, ये B है। तो देखिए जब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C8 है, यहाँ पे C9 है और ये हमारा C डबल डैश है। C डबल डैश कितना है बेटा? 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड। और C8 की अगर हम लोग बात करें बेटा तो C8 हमारे पास कितना है बेटा? 2 माइक्रोफैरड है। C8 हमारे पास कितना है बेटा? 2 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पे लग देंगे बेटा 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए अब आप इस फिगर को फिर से अगर सही से देखें तो आपको पता चलेगा बेटा कि जो आपके पास C डबल डैश और C8 है ये फिर से आपके ज्वाइन है बेटा पैरेलल में। कैसे हैं ज्वाइन है बेटा? पैरेलल ज्वाइन है इनका। ये कैसे ज्वाइन है बेटा? ये पैरेलल ज्वाइन। तो देखिए अगर ये पैरेलल ज्वाइन तो इसको कैसे करेंगे बेटा? इन फिगर C डबल डैश एंड C8 join are in parallel, then equivalent capacitance are C ट्रिपल डैश। देयरफॉर तो देखिए बेटा अब हमने यहाँ पे जो देखा कि C डबल डैश और C8 ये भी आपके किस में ज्वाइन है बेटा? ये हमारे दोनों ज्वाइन है पैरेलल में। कैसे ज्वाइन है बेटा? पैरेलल। तो देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा C ट्रिपल डैश। मान लिया उसको, कितना मान लिया बेटा? C ट्रिपल डैश। तो देखिए हमारे पास इक्विवेलेंट में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड कर देना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है। ठीक, तो C डबल डैश प्लस C8। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ C डबल डैश एंड C8।
तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा, सी डबल डैश की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड और C8 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा C ट्रिपल डैश इक्वल टू 1 प्लस 2। तो C ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बेटा 3 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा बेटा 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यहाँ तक हो गया बेटा। अब ध्यान से आगे देखिए, अब हमको ये पता चल गया कि C डबल डैश और C8 इन दोनों कैपेसिटर को हटा करके यहाँ पर हम एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं C ट्रिपल डैश और जिसका कैपेसिटेंस होगा 3 माइक्रोफैरड। तो अगर हम फाइनली ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें बेटा तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, यहाँ पे A आ जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये आपका ये आपका B हो जाएगा। तो देखिए बेटा ये हमारा हो गया C1, ये हो गया बेटा C9 और ये हो गया C ट्रिपल डैश। तो C ट्रिपल डैश हमारे पास 3 माइक्रोफैरड है। C1 की अगर हम बात करें बेटा तो C1 हमारे पास कितना है 3 माइक्रोफैरड और C9 भी कितना है 3 माइक्रोफैरड। तो अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखें बेटा तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड और ये भी हो जाएगा बेटा 3 माइक्रोफैरड। ये हो गया। तो अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें बेटा तो C1 C ट्रिपल डैश और C9 ये आपके तीनों के तीनों किसमें बेटा सीरीज में है। तो इन फिगर C1 C ट्रिपल डैश एंड C9 join are in series then equivalent capacitance are C4 डैश देयरफॉर। देखिए अब हमने क्या किया बेटा कि हमने देखा कि C1 है C ट्रिपल डैश और C9 ये तीनों के तीनों बेटा किस में ज्वाइन है बेटा सीरीज में ज्वाइन है। किस में ज्वाइन है सीरीज में। और देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हमने मान लिया C4 डैश। कितना मान लिया बेटा C4 डैश। तो देयरफॉर अगर ये हमारे सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/C4 डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C9। अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दीजिए बेटा। C1 हमारे पास 3 है, C ट्रिपल डैश भी 3 है और C9 भी आपका 3 माइक्रोफैरड है। तो पुट द वैल्यू ऑफ C1 C ट्रिपल डैश एंड C9। तो जब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 1/C ट्रिपल डैश 4 डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बेटा ये आ जाएगा। तो 1/C 4 डैश इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा तो आ जाएगा एलसीएम 3। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा। यहाँ से आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3/3। 3 से 3 को आप अगर काट देंगे तो 1/4 डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। अगर यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी C4 डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 माइक्रोफैरड। कितनी आ जाएगी बेटा 1 माइक्रोफैरड। और ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया बिटवीन A एंड B। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो हमने लिखे देंगे यहाँ पे बेटा हेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point A and B are 1 माइक्रोफैरड।
1 माइक्रोफैरड। ये तो हमारा पहले हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं बेटा केस सेकंड। देखिए इसमें हमको क्या बोला गया है, केस सेकंड की बात करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से बेटा। तो बोला गया है इफ 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टेबलाइज बिटवीन ए एंड बी देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्लोजेस्ट टू ए। क्लोजेस्ट टू बेटा यहाँ ए कर लेना, क्लोजेस्ट टू ए। मतलब आपको बताना है कि अगर इसमें ए और बी के बिटवीन हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपको क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वी बोलते हैं, तो बोला गया है बेटा वो 100 वोल्ट है। वो कितना है बेटा, 100 वोल्ट है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप हमको बेटा चार्ज बता दीजिए। क्या बता दीजिए, चार्ज कहाँ पर, जो कैपेसिटर नियरेस्ट है किसके बेटा, ए पॉइंट के। ए पॉइंट के नियरेस्ट जो आपका कैपेसिटर है उसका आपको चार्ज बता देना है कि उसके पास चार्ज कितना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ए के नियरेस्ट जो कैपेसिटर है वो C1 है। कितना है बेटा, C1 है। तो हमारे पास जो आवेश हो जाएगा, जो आपके पास बेटा चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, यही हमारा नियरेस्ट है बेटा। इस पे हमको चार्ज बताना है। तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है बेटा फार्मूला। तो चार्ज को क्यू, कैपेसिटेंस हमारा C1 का कैपेसिटेंस कितना है बेटा, C1 का है 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 100 माइक्रोकूलाम। तो ये हो जाएगा बेटा 300 माइक्रोकूलाम। तो अगर यहाँ पे आप माइक्रो की वैल्यू रखेंगे बेटा 300 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, हेंस थ्री इंटू 10⁻4 कूलाम, 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्लोजेस्ट टू ए। तो आपके जो पॉइंट होगा बेटा ए के जो आपका क्लोजेस्ट पॉइंट है ए, उसके पास जो आपका कैपेसिटर होगा, उस कैपेसिटर के पास जो चार्ज होगा, जो क्या होगा बेटा, चार्ज होगा, वो चार्ज आपका कितना होगा बेटा, वो चार्ज होगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻4 कूलाम। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए बेटा सेकंड क्वेश्चन को आप लोग। बोला जा रहा है बेटा द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कोई आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी आपको पावर दिया गया है। उसका हमको क्या गिवन है बेटा, पावर गिवन है। बोला जा रहा है कि उसका जो पावर है वो आपको कितना दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का वो है 10 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर रिस्पेक्टिवली। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया गया है एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, लेंस के कॉम्बिनेशन से किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की अवे रखा गया है। इन द कॉन्टेक्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कॉम्बिनाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस। तो आपसे कंबाइंड लेंस का नेचर पूछा है और बताया, पूछा जा रहा है बेटा पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या पूछा जा रहा है बेटा, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखिए सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें बेटा, गिवन क्या क्या हमको गिवन है, ये क्वेश्चन आपसे बेटा 4 मार्क्स का पूछा गया था। और कब कब पूछा गया बेटा, 2009 में, 13 में, 18 में, 20 में और 22 में आपसे बोर्ड ने इसको पूछा है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो किस तरह से सॉल्व होगा। गिवन की बात करें सबसे पहले हमको दिया गया है बेटा पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसको मान लेते हैं बेटा P1।
तो ये हमको दिया गया बेटा 10 डायोप्टर। ठीक है, फिर आपको दिया गया बेटा पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस जो कि आपका है बेटा P2, इसको लेट कर लेते हैं, दिया गया है -2 डायोप्टर। हमेशा कॉनकेव का जो पावर होता है वो माइनस में लिया जाता है बेटा, ये हो गया। तो अब हम निकालेंगे बेटा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कहता है कि जितने भी आपके लेंस हैं उन सब की पावर को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो 10 - 2, तो यहाँ से P = आ जाएगा बेटा 8 डायोप्टर। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका 8 डायोप्टर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे बेटा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बाइनिंग लेंस। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन लेंस, कंबाइन लेंस, कंबाइन लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बेटा, वी नो डैट, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 100/F इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, F इन सेंटीमीटर होता है। तो हमको फोकल लेंथ निकालनी है, जहाँ पे F को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो पावर कितना बेटा 8 डायोप्टर है, तो 8 = 100/F हो जाएगा। तो F = आ जाएगा बेटा 100/8। कितना आ जाएगा बेटा 100/8। अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई बेटा 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बेटा। ठीक, अब देखिए आगे किस तरह से सॉल्व को आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ तक आपको ठीक है। अब देखिए, अब आपको गिवन है बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। तो हमको दिया गया है बेटा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, एंड लेंस, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो हमको दिया है -25 सेंटीमीटर। हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में आपको लिखना है। ये हो गया। हमको फाइंड क्या करना है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस, इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, जिसको हम लोग v बोलेंगे, v = क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, हम लोग यहाँ पे बेटा लेंस फार्मूला को यूज करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/F = बेटा 1/v - 1/u। पुट द वैल्यू ऑफ F एंड V, F एंड U। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ F एंड U। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/25/2, F कितना था बेटा 25/2 था, इक्वल टू 1/v - 1/-25। ये हो जाएगा बेटा। जब इसको लिखेंगे तो 2 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो 2/25 इक्वल टू आ जाएगा 1/v प्लस भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। तो अगर 25 को इधर लाते हैं बेटा तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2/25 - 1/25। ये हो जाएगा बेटा। अगर एलसीएम लोगे तो 1/v इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 25, 2 - 1, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/25। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस जो हमको निकालना था। हेंस डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस इज 25 सेंटीमीटर। जो आपकी यहाँ से इसकी इमेज आएगी वो कितनी आएगी बेटा
25 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपसे बोला गया है बेटा और इसमें क्या फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग लेंस। तो देखिए कंबाइंड लेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो वो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो कैसी बेटा? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो कंबाइनिंग लेंस है उसका जो नेचर होगा कॉन्वेक्स नेचर होगा। कैसा होगा बेटा? कॉन्वेक्स नेचर होगा। तो केस सेकंड में बेटा, केस सेकंड अगर हम पढ़ें तो हमको दिया क्या है उस हिसाब से हम आंसर लिख लेते हैं बेटा। तो हमसे पूछा गया है कि कंबाइनिंग लेंस का नेचर कैसा होगा, तो लिखेंगे बेटा द कंबाइनिंग combined lens आर कॉन्वेक्स नेचर। कैसा होगा बेटा? कॉन्वेक्स नेचर बिकॉज फोकल लेंथ आर पॉजिटिव। तो यहाँ से बेटा बोला गया है कि जो कंबाइन लेंस होगा वो कॉन्वेक्स नेचर का होगा। कैसा होगा बेटा? कॉन्वेक्स नेचर का होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज फोकल लेंथ आर द पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारी फोकल लेंथ है वो हमारी कैसी बेटा? पॉजिटिव। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है बेटा 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4f फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। बोला गया है कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और उसको कॉनकेव मिरर से 4f डिस्टेंस पे रखा गया है और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है एफ। तो बोला गया है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इट्स इमेज फॉर्मेड बाय द मिरर। तो आपसे इमेज पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा? इमेज फॉर्मेड बाय द मिरर। तो देखिए अगर हम गिवन की बात करें, सबसे पहले गिवन क्या क्या है, तो अगर हम बेटा गिवन में ध्यान से देखें तो हमको पहली जो जो चीज़ें दी गई हैं बेसिक चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमको दिया गया है सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फिर हमको दिया गया है बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर। तो हमको दिया गया है बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच की डिस्टेंस दिया गया है जो कि बेटा होता है u। तो u कितना दिया है बेटा? -4f। ठीक है, 4f हो गया, ये दिया गया है। फिर आपको बोला गया है बेटा द फोकल लेंथ f, और इसी जो लेंस मिरर है इसका फोकल लेंथ दी गई है। तो हमको क्या गिवन बेटा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो कि गिवन है बेटा एफ इक्वल टू बोला है एफ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर आपसे बोला गया है, पूछा क्या गया है, ये इतनी चीज़ें हमको तो गिवन है। फाइंड क्या करना है इसकी बात करें तो फाइंड करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड करना है बेटा? हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम HI मान लेते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बाई मिरर फार्मूला, बाई यूजिंग मिरर फार्मूला। तो अगर हम मिरर फार्मूला लगाएं तो वो होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ, अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ f एंड u।
एफ और यू की आपको वैल्यू पुट करना है बेटा। तो एफ की वैल्यू तो एफ ही है, तो एफ की जगह एफ हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 4f है, यू की वैल्यू कितनी बेटा -4f है, तो 1/- का हो जाएगा 4f प्लस 1/v। अब -4f को इधर लाएंगे बेटा तो 1/f प्लस 1/4f इक्वल टू हो जाएगा 1/v। अगर हम एलसीएम लेते हैं बेटा तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4f, तो हो जाएगा 4 माइनस प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1/v। अगर यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4f, कितना हो जाएगा बेटा 5/4f हो जाएगा, 5/4f हो जाएगा। अब अगर इतना हो जाएगा तो अब यहाँ देखिए बेटा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मेरा कुछ रॉन्ग हो रहा है, मुझको देख लेने दीजिए। ओ सॉरी, ये जो आपका मिरर है बेटा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ माइनस की होती है बेटा। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, हाँ अब सही है बेटा। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा बेटा 3 माइनस का 3 इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा बेटा। अब जब हम यहाँ से v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4f/3, ये आ जाएगा बेटा, v की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब आगे देखिए बेटा, बाई अप्लाइंग द मैग्निफिकेशन फार्मूला, बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटा क्या होता है, ध्यान से देखना। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है बेटा m इक्वल टू माइनस का v/u, ठीक। और सेकंड मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस का v/u, ये हो जाएगा बेटा। अब हम जब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो देखिए क्या होगा बेटा, एच आई हमको फाइंड आउट करना है, एच ओ की बात की जाए तो हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 6 इक्वल टू माइनस वी की बात करें तो v की जगह हम लोग लिख देंगे बेटा माइनस का 4f/3, और u की बात करें तो u कितना था बेटा, u था हमारा माइनस का 4f, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 4f। इस माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा hi/6 इक्वल टू -4f इक्वल टू 3 × 4f, 4f से 4f को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा तो hi/6 इक्वल टू आ जाएगा 1/3, 6 को उधर ले जाएंगे बेटा तो hi इक्वल टू आ जाएगा 6/3, तो hi इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ इमेज, तो हेंस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर, जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी बेटा 2 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आ हीलियम न्यूक्लियस इज कंप्लीटिंग 1 राउंड इन 2 सेकेंड ऑन आ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर। बोला गया है कि एक हीलियम न्यूक्लियस है जो एक राउंड सर्कल को कंप्लीट करने में 2 सेकेंड का टाइम लेता है और उस सर्कल की रेडियस है 0.8 मीटर। प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आपको प्रूव करना है कि उस सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आपके पास 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा 2014 में, 18 में, 20 में बोर्ड ने आपसे पूछा। तो देखिए गिवन डाटा की बात की जाए तो हमको दिया है बेटा हीलियम न्यूक्लियस मेक्स अ फुल रोटेशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। जब आपका हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो आपका फुल रोटेशन करता है सर्कल में तो उसकी जो रेडियस है 0.8 आता है। टाइम टेकन फॉर 1 फुल रोटेशन, एक फुल रोटेशन में टाइम लगता है 2 सेकेंड। प्रूव करना है कि b इक्वल टू होगा बेटा 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला। तो देखिए वी नो डैट, हम ये जानते हैं बेटा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है 2π/t के, 2π/t के इक्वल होती है। अगर यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2π/t, कितना हो जाएगा बेटा 2π/t। अब यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट करें तो t कितना है बेटा 2 है,
टी कितना है हमारे पास 2 है बेटा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू आ गया पाई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। द करेंट ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। तो देखिए हीलियम न्यूक्लियस में अगर हम लोग करंट के लिए फार्मूला लगाएं तो हो जाएगा I इक्वल टू एन क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। क्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओमेगा हो जाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 2 पाई तो 2 पाई है ही है। अब आगे देखिए क्या होगा बेटा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पे सारी वैल्यू I इक्वल टू आई एन, हीलियम के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ओमेगा किसके इक्वल है बेटा, पाई के इक्वल है, तो ओमेगा की जगह पाई रख दिया डिवाइड बाई 2 पाई। तो देखिए यहाँ से आपने 2 से 2 पाई से पाई कट जाएगा तो I इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻19 एम्पियर। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फार्मूला लगा देंगे। अब हम यहाँ से क्या लगा देंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फार्मूला, तो वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो यहाँ से I की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट I है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19, 2 की जगह 2। अब R कितना था बेटा, R है हमारे पास 0.8, R कितना है बेटा 0.8, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.8। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 और 1.6 से 1.6 कट जाएगा तो म्यू नॉट इंटू 10⁻19 टेस्ला आ जाएगा। यही प्रूव करना था, B इक्वल टू 10⁻19 म्यू नॉट टेस्ला। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग बात करें गिवन की, किसकी बात करें बेटा, गिवन की, तो हमको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्या दिया गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आ मीडियम, इन आ मीडियम, तो उसको हम लोग V, वो हमको दी गई बेटा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको बेटा गिवन है यहाँ, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग इसको कैसे क्या करेंगे। अब हमसे पूछा गया है फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, क्रिटिकल एंगल। तो फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, फाइंड करना है हमको क्रिटिकल एंगल। फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग बेटा C से रिप्रेजेंट करते हैं, C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे बेटा फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए बेटा, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे बेटा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो कितना होता है बेटा, वो होता है बेटा C/V। क्या होता है बेटा, C/V होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटा इक्वल टू C/V। तो वैल्यू पुट करें बेटा, तो C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो होता है 3 इंटू 10⁻⁸, और V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में कितनी बेटा, 1.5 इंटू 10⁸ है, तो यहाँ पे रख देंगे 1.5 इंटू 10⁸। 10⁸ से 8 कट जाएगा तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाई बेटा 1.5। जब इसको काटेंगे तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2। ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड विथ टू क्रिटिकल एंगल। किसके बेटा, क्रिटिकल एंगल। तो वी नो डैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है 1/sin के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1/sin के। पुट द वैल्यू ऑफ ईटा, तो ईटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इक्वल टू 1/sin आ जाएगा बेटा। अगर इसको हम लिखें तो sin c इक्वल टू हो जाएगा 1/2।
और 1/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, साइन 30 की होती है। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा तो टी सी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री आ जाएगा। हैंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, हैंस क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इतना करना था, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका हो जाता। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आ रे ऑफ लाइट, एक मिनट बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, आ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम द वैक्यूम इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। कोई रे ऑफ लाइट है, जब वो आपका वैक्यूम से मीडियम में जाती है, वैक्यूम से कहाँ जाती है, मीडियम, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा म्यू है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ट्वाइस है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन को बेटा, अगर हम गिवन में बात करें तो गिवन क्या है बेटा, हमको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वो हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बेटा, म्यू। फिर हमने लेट कर लिया, लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट वो है आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हो जाएगा बेटा हमारे पास आर, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपका ट्वाइस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या है बेटा, ट्वाइस है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या है, ट्वाइस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा 2r, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये चीज़ हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, तो आई किसके इक्वल है बेटा, 2r के इक्वल है, ठीक। अब हमको जो है फाइंड क्या करना है, यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, हमको जो फाइंड करना है बेटा, हेडिंग डालते हैं बेटा, फाइंड करना है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट। फाइंड क्या करना है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या फाइंड करना है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि आई बताना है किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क। तो वी नो डैट ये बाय यूजिंग द स्नेल लॉ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लेंगे बेटा, बाय यूजिंग स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, ईटा इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। ये होता है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इंटा नहीं, क्वेश्चन में उसने म्यू बोला है। कितना बोला है बेटा, म्यू। तो हम लोग इंटा की जगह लिख देंगे म्यू। तो अब यहाँ साइन आई की जगह हम वैल्यू रख देंगे बेटा 2r इक्वल टू साइन आर। ये हो जाएगा बेटा। अब एक फार्मूला याद रखना बेटा कि अगर लिखा हो साइन 2 थीटा, तो इसको आप लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका ये फार्मूला होता है। तो साइन 2r लिखा है, तो इसको लिख देंगे बेटा म्यू इक्वल टू
2 साइन आर इंटू कॉस आर डिवाइड बाई साइन आर। साइन आर से साइन आर आपका क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा म्यू इक्वल टू 2 कॉस आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू कॉस आर आ जाएगा बेटा। अब म्यू की जगह 2 को इधर ले आते हो तो म्यू इक्वल टू 2 इक्वल टू आ जाएगा कॉस आर। तो अब हम अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो आर इक्वल टू आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आई बाई टू के, आई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आई बाई टू इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। 2 को उधर ले जाते हैं बेटा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 के इक्वल आ गया, 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 के इक्वल आ गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात कर रही बेटा। और ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझना और किस तरह से लगा है उसको भी ध्यान से देखना बेटा। बोला जा रहा है बेटा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में वो है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ फोटान ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी फोटान को एनर्जी दी जा रही है कितनी बेटा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑब्जर्वेड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अप टू व्हिच एनर्जी लेवल वुड द हाइड्रोजन एटम बी एक्साइटेड। तो बोला गया कि अगर इतनी एनर्जी हम किसी फोटान को देते हैं वो कितने लेवल तक आपका एक्साइट होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल है बेटा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन के लिए वेवलेंथ बताना है एंड सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की सेकेंड लाइन की वेवलेंथ और लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन की वेवलेंथ बताना। तो देखिए गिवन की अगर बात की जाए बेटा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। गिवन की बात की जाए तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केस फर्स्ट में हमको बताना है कि आप फोटान ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑब्जर्वेड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अप टू व्हिच एनर्जी लेवल वुड द हाइड्रोजन एटम बी एक्साइटेड। तो अगर आपका कोई फोटान इतनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कहाँ तक एक्साइट होगा बेटा, तो लेट कर लेते हैं N2 लेवल वुड बी हाइड्रोजन एटम बी एक्साइटेड। तो N2 लेवल तक हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक्साइट हो गई, हमने लेट कर लिया। तो हम ये जानते हैं बेटा कि डेल्टा E इक्वल टू होता है 13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, जहाँ N1 होता है बेटा फॉर ग्राउंड स्टेट और डेल्टा E होता है बेटा गिवन एनर्जी। डेल्टा E क्या होता है बेटा, गिवन एनर्जी। तो एनर्जी हमने दी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे लिख दिया 12.75। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 12.75 इक्वल टू 13.6 1/N1 की जगह लिख देंगे 1 और N2 को हमको फाइंड करना है। तो 12.75 इक्वल टू 13.6, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमने क्या किया बेटा कि ये जो 13.6 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13.6 माइनस 13.6 बाई N2 स्क्वायर। अब 13.6 को इधर ले जाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 13.6 बाई N2 स्क्वायर को इधर ले आते हैं और इधर हो जाएगा 13.6 और 12.75 को इस तरफ ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा। अब 13.6 में जब आप 12.75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 0.85। तो 13.6 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0.85 के इक्वल हो जाएगा। तो N2 स्क्वायर को इधर ले चलते हैं बेटा, तो 13.6 इक्वल टू हो जाएगा 0.85 N2 स्क्वायर। अब 0.85 को इधर डिवाइड में ले आते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा N2 स्क्वायर इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई 0.85, कितना हो जाएगा बेटा 0.85। अब हम जब लोग यहाँ से बेटा दशमलव को डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। तो N2 स्क्वायर इक्वल टू 1360 डिवाइड बाई 85। जब 1360 को 85 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 16। कितना आ जाएगा बेटा 16। 16 को हम लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। हैंस द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इन द फोर्थ लेवल। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर तक एक्साइट होगा बेटा, फोर्थ लेवल तक एक्साइट होगा। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा, वेव लेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए सेकेंड लाइन, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। ये क्या है बेटा? फॉर सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ये हो जाएगी बेटा यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, वी नो डेट हम क्या जानते हैं बेटा कि 1/λ इक्वल टू होता है बेटा R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है बेटा फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे 1/λ इक्वल टू R को R रहने दीजिए, n1 स्क्वायर की बात की जाए तो n1 कितना है बेटा? n1 है 1, n1 कितना है बेटा? 1 है। तो यहाँ पे जब हम रख देंगे बेटा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 को कितना लिया है बेटा? n2 को लिया है 3, तो 1/3 स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा। तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9 ये हो जाएगा बेटा। तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा R 9 माइनस 1 इक्वल टू 9, ये चीज़ हो जाएगी बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/λ इक्वल टू बेटा R 8/9 ये हो जाएगा। अगर हम लोग बेटा इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू 8R/9। अगर हम लोग इसको पलटे तो λ इक्वल टू हो जाएगा 9/8R। 9 कितना हो जाएगा बेटा? 8R हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा क्या है कि पुट कर दीजिए वैल्यू, आप लोग यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू किसकी? R की। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ R। पुट द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू होती कितनी बेटा? तो वो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो जब हम पुट करेंगे बेटा तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9, लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 9 डिवाइड बाई 8 इंटू, अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसका? 1.097 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻7 ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻7 को ऊपर भेज देते तो -7, और ये नीचे हो जाएगा बेटा 8.8। कितना हो जाएगा बेटा? 8.8। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 9 को डिवाइड कर देंगे 8.8 से। किससे बेटा? 8.8 से। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1.022 इंटू 10⁻7 मीटर, ये आ जाएगा बेटा। अब हम थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा लेमडा इक्वल टू 1022 इंटू 10⁻10 मीटर, और इसको हम लोग एंगस्ट्राम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1020 एंगस्ट्राम। कितना आ जाएगा बेटा? 1020 एंगस्ट्राम आ जाएगा, 1020 एंगस्ट्राम। तो हेंस द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ अ लाइमन सीरीज इज 1022 एंगस्ट्राम। तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ आ गई सेकेंड लाइन ऑफ अ लाइमन सीरीज। इसी तरह हमको बाल्मर सीरीज की निकालना है, तो देखिए उसकी कैसे निकलेगी बाल्मर सीरीज की। तो अब हम लोग बेटा वेव लेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, तो वो क्या हो जाएगा? बाल्मर सीरीज के लिए n1 हो जाएगा 2, जबकि n2 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 बार सेकेंड लाइन, फार सेकेंड लाइन। तो बेटा वी नो डेट हम क्या जानते हैं? 1/λ इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू रख दीजिए बेटा। n1 जो है वो हमारा 2 है और n2 कितना है? 4 है। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा R, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बेटा। तो 1/λ इक्वल टू R। अब 4 और 16 में एलसीएम आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू 3R/16। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे बेटा 16/3R। पुट द वैल्यू ऑफ R। अब यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर देंगे 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7
7, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -7, इसको ऊपर भेज दिया और यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 1.097 तो हो गया 3.291 हो जाएगा बेटा। अब आगे देखिए, तो यहाँ से आ गया बेटा लेमडा इक्वल टू आ गया 16,000, यहाँ से दशमलव हटा दिया बेटा डेसिमल, इंटू 10 की पावर -7। अब जब इसको डिवाइड किया तो आ गया लेमडा इक्वल टू 4.861 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ से डेसिमल हटाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 4861 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और इस चीज़ को हम लोग बेटा एंगस्ट्राम बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4861 एंगस्ट्राम। हेंस द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इज 4861 एंगस्ट्राम। तो ये आज की क्लास के बेटा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।